हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट के कुछ दिन बचे हैं प्रीलिम से पहले एंड दिस टाइम शुड बी स्पेंट ऑन रिवाइजिंग एज मच एज इज़ पॉसिबल ह्यूमनली एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखते हो तो आपको सिंगल हैंडेडली इस टॉपिक्स में से मल्टीपल क्वेश्चंस दिख जाते हैं। सो व्हाट इज़ एग्जैक्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन? अब देखिए, हमारा जो एटमॉस्फेयर है दैट इज़ मेड अप ऑफ 78% ऑफ नाइट्रोजन N2, बट दिस nitrogen is the two atoms of nitrogen in N2 are bound by 3 covalent bonds. Very strong association. तो इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है। अब प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए। प्लांट्स को नाइट्रोजन क्यों चाहिए? प्लांट्स को नाइट्रोजन इसलिए चाहिए क्योंकि प्लांट सेल में जो भी प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स किसके बने होते हैं? CHO और N। एवरी प्रोटीन हैज़ नाइट्रोजन, राइट? एवरी प्रोटीन, चाहे वो प्लांट प्रोटीन हो चाहे वो एनिमल प्रोटीन हो, हर एक प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है प्रोटीन्स बनाने के लिए और न्यूक्लिक एसिड्स बनाने के लिए, जैसे DNA और RNA, बिकॉज दे ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन। तो प्राइमरीली इन दो चीज़ों की वजह से प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए होता है। एटमॉस्फेयर में अबंडेंटली प्रेजेंट है लेकिन यूजेबल फॉर्म में नहीं है और सॉइल में इसकी कमी है। सो इसलिए हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के राह ही जाना पड़ता है, के रास्ते जाना पड़ता है, ताकि प्लांट्स को हम नाइट्रोजन प्रोवाइड करवा पाएँ इन द फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय दोज प्लांट्स। अब वो कौन सी फॉर्म्स हैं? वो है हमारे पास अमोनियम आयंस या फिर नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स। प्राइमरीली ये दो फॉर्म्स होती हैं जो प्लांट्स यूज़ कर पाते हैं। नाउ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ द कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजन N2 इनटू अमोनियम आयंस। अब नाइट्रोजन को अगर हम अमोनियम आयंस में कन्वर्ट करने की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन को कभी कभी रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन भी कह दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो written as reduction of nitrogen. The point is that we are producing compounds which are used by the plants, which can be used by the plants, and they can use them, assimilate them and form plant proteins and DNA RNA. उसके बाद ये plants animals feed करते हैं और animals को भी फिर इसी फॉर्म में नाइट्रोजन पहुंच जाता है, राइट? अब अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो नेचर में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो 3 तरह से हो रही है। नेचर में रादर 2 ही तरह से हो रही है। आर्टिफिशियली हम एक एडिशनल तरीका है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इन टोटलिटी 3 तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हम कर सकते हैं। पहला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन नेचर, दे कैन कैरी आउट नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब हम जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं सो ओनली प्रोकैरियोट्स आर एबल टू डू दिस, राइट? ओनली प्रोकैरियोट्स आर एबल टू डू दिस। सो ब्रॉडर कैटेगरी प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया को आप ब्लू ग्रीन algae भी कहते हैं, एंड दीज आर द वंस विच ऑल्सो कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे कैन ऑल्सो कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae आर ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स। खैर, प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं, ये ही सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन को कर पाते हैं बिकॉज दे हैव एन एंजाइम विच इज़ नाइट्रोजिनेज। एज लग गया पीछे तो एंजाइम मतलब होता है ना एंजाइम, जैसे लाइपेज इज़ एन एंजाइम और किस पे एक्ट करता है? लिपिड्स पे, फैट्स पे। तो एज लग गया तो मतलब एंजाइम है। तो ये एंजाइम जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनियम आयंस में, ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही मिलता है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन algae भी कहते हैं। तो एक तो ये तरीका है जिससे
मेजॉरिटी नेचर में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। दूसरा तरीका जो नेचुरल है बट बहुत ही लिमिटेड नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो है थंडर और लाइटनिंग। जब लाइटनिंग होती है और थंडर स्टॉर्म्स आते हैं तो बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का दैट गोज़ अपवर्ड्स ऑफ 3000 डिग्री सेल्सियस, बहुत बढ़ जाता है। उस टाइम पे जो एलिमेंटल नाइट्रोजन है ना उसके बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं एंड इट कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रेट्स। ठीक है, तो वो भी यूजेबल फॉर्म है, प्लांट्स नाइट्रेट्स की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा और कभी बनेगा जब कभी थंडर और लाइटनिंग होगी और टेम्परेचर इतना ज़्यादा पहुंचेगा, तो बहुत ही लिमिटेड है। राइट, तो नेचर में ये दो तरीके हैं। अब इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की बात करें, अब देखो अगर प्लांट्स को नेचुरली नहीं मिल रहा नाइट्रोजन तो हम प्लांट्स को फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में देते हैं। आपने सुना होगा ना, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं, NPK, 3 तरह के फर्टिलाइजर्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। प्लांट को मोस्टली ये वाले न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और सॉइल में ये लैकिंग होते हैं। तो ये 3 अबंडेंटली न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में देते हैं। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स भी हम देते हैं। अब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में बनेंगे तो वहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है एक तरह से। एक हमारे पास प्रोसेस होता है हेबर-बॉश प्रोसेस, उसके थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हम कर सकते हैं। So these are the 3 ways in which nitrogen fixation can take place. 2 of them in nature. One is very rare, the thunder and the lightning one, but the microorganisms is still out there, right? उसके बाद like I said कि जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं because they have an enzyme नाइट्रोजनेज, और इन बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को हम डाईएज़ोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ठीक है, ट्रॉफ इज़ फॉर नाइट्रोजन, एजो इज़ फॉर नाइट्रोजन, एजो इज़ अ वर्ड फॉर नाइट्रोजन। तो ये बैक्टीरिया क्यों नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं? बिकॉज दे आर डिराइविंग देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं, उनका न्यूट्रिशन हो रहा है और प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल रही है, तो दोनों का फ़ायदा है उस तरह से देखा जाए तो। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। देखो सबसे पहले ना मैं आपको बताती हूँ, जो नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास डाईएज़ोट्रॉफ्स हैं, ये हमने बोला सिर्फ प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, सिर्फ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में भी 2 कैटेगरीज हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। राइट, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में भी ना हमारे पास फ्री लिविंग बैक्टीरिया हो सकते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में बैक्टीरिया हो सकते हैं। अब फ्री लिविंग में हमारे पास ना 3 एग्जाम्पल्स हैं। एरोबिक, ठीक है, एरोबिक में हमारे पास है एजोटोबैक्टर और बेंजामिकिया। ठीक है, एरोबिक में है एजोटोबैक्टर एंड बेंजामिकिया। एनारोबिक, एरोबिक होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फंक्शन करते हैं, एनारोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो एरोबिक ABC से आप याद कर सकते हो, अजोटोबैक्टर, बेंजामिकिया, क्लोस्ट्रीडियम, दीज 2 आर एरोबिक, क्लोस्ट्रीडियम इज एनारोबिक प्लस रोडोस्पाइरलम इज ऑल्सो एनारोबिक। तो ये एरोबिक और ये एनारोबिक। उसके बाद ना एक हमारे पास एजोस्पाइरलम करके एक बैक्टीरिया होता है। अब ये हम ना तीनों फ्री लिविंग में पढ़ रहे हैं, ये मत भूलना। अब ये जो एजोस्पाइरलम है ना, इसको हम एज अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं फॉर द मेंबर्स ऑफ द पोएसी फैमिली। पोएसी इज़ द ग्रासेस फैमिली। ठीक है, पोएसी में मोस्टली ग्रासेस आते हैं और जैसे राइस, व्हीट, कॉर्न, ऐसे सीरियल क्रॉप्स भी आते हैं। तो इन क्रॉप्स को फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं, तो इंस्टेड ऑफ द the chemical fertilizers, we can also give them biofertilizers in the form of azospirillum, because azospirillum इनके साथ association बना लेता है और इनको easily nitrogen provide करता है। So this is an example of biofertilizer। तो ये तीनों ही free living है, aerobic, azotobacter बेंजामिकिया, anaerobic में हमारे पास क्लोस्ट्रीडियम रोडोस्पाइरलम एंड एजोस्पाइरलम। ठीक है, तो ये एक बायो फर्टिलाइजर की फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। सो दीज आर योर फ्री लिविंग बैक्टीरिया। देन वी मूव टू सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक में आप सबने सुना है राइजोबियम बैक्टीरिया है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट्स के जो नोड्यूल्स होते हैं उनमें रहता है। कौन से प्लांट्स के? लेग्यूम्स के। तो राइजोबियम किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है? लेग्यूम्स के साथ। ठीक है, और उनको नाइट्रोजन फिक्स करके
प्रोवाइड करता रहता है। तो राइजोबियम का हमारे पास एग्जाम्पल है लेग्यूम्स के साथ। एंड देन वी ऑल्सो हैव एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रैंकिया बैक्टीरिया। ठीक है, फ्रैंकिया बैक्टीरिया एसोसिएशन बनाता है एक्टिनोराइजल प्लांट्स के साथ, जैसे ना हमारे पास बेबेरी, एल्डर, ठीक है, ये वाले प्लांट्स। यहाँ पे ना नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया हुआ है। सो राइजोबियम वुड फॉर्म एसोसिएशन विद द फैमिली ऑफ लेग्यूम्स, जिसको लेग्यूमिनोसी या फेबेसी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोवर, सोयाबीन्स, अल्फा अल्फा, ल्यूपिन्स, पीनट्स, चिकपीस, इनके साथ एसोसिएशन बनाता है। और फ्रैंकिया बनाता है एल्डर और बेबेरी के साथ। ठीक है, तो पहले हम वापस आते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट्स ही करते हैं। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया में फ्री लिविंग में 3 कैटेगरीज हैं और सिम्बायोटिक में 2 एग्जांपल्स हैं, राइजोबियम लेगुमिनोसी के साथ, और यू हैव फ्रैंकिया बैक्टीरिया विद एल्डर एंड बेबेरी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद आते हैं साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया में ना हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं एनाबीना, नॉस्टॉक। ठीक है, एनाबीना, नॉस्टॉक हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे ना जो एनाबीना है ना वो साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, अब ये ना अजोला के साथ, अजोला इज अ फर्न, टेरिडोफाइट के साथ ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है। एनाबीना अजोले सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है एनाबीना की, जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग, और अजोला विच इज़ अ फर्न। जैसे ये फर्न के लीव्स के ना नीचे नोड्यूल्स पे आपको एनाबीना दिखता है। अब इसको ना, इस दोनों को हम एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं। एनाबीना अजोले की एसोसिएशन को एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं फॉर राइस और पैडी कल्टिवेशन। तो 2 एग्जाम्पल्स हमें सीधा सीधा दिखते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के। एजोस्पाइरुलम जो कि कॉमन है, आप किसी को भी बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो, बिकॉज फर्टिलाइजर का काम है नाइट्रोजन प्रोवाइड करना। केमिकल फर्टिलाइजर जैसे यूरिया वगैरह होता है, या तो आप उस फॉर्म में यूज कर रहे हो या नेचुरल फॉर्म में। जो कॉमनली यूज होते हैं वो एजोस्पाइरुलम और एनाबीना अजोले है। एजोस्पाइरुलम इज अ बैक्टीरिया, अ फ्री लिविंग बैक्टीरिया। एनाबीना इज अ सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये कॉमन एग्जाम्पल्स है। जैसे ये पैडी कल्टिवेशन में यूज होता है, राइस में, और ये भी सीरियल क्रॉप्स में यूज होता है, एजोस्पाइरुलम वगैरह, है ना। सो वी हैव एनाबीना विच इज इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अ फर्न, अजोले। देन यू हैव नॉस्टॉक, एनाबीना, नॉस्टॉक एंड स्पिरुलिना। ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे पास बेसिकली साइनोबैक्टीरिया के हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिसमें प्राइमरीली जो एनाबीना है वो सिम्बायोटिक है। ठीक है, अब सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द बैक्टीरिया एंड द साइनोबैक्टीरिया विच फिक्स नाइट्रोजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे लेगुमिनोसी फैमिली में के कौन से मेंबर्स हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है इस साल, फिर आ सकता है किसी और फॉर्म में आ जाएगा। बट देखो, मोर और लेस ना बेसिक्स अगर आपके क्लियर है तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, राइट। उसके बाद नाइट्रोजन की जब हम बात करते हैं ना, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में ना एक और एंगल है जो है बायोचार का। बायोचार इज बायोचारकोल, सॉलिड कार्बन कोल जैसा मटेरियल होता है। अब बायोचार पता है कैसे बनता है? पायरोलाइसिस होती है, पायरोलाइसिस ऑफ बायोमास। ठीक है, बायोमास वेस्ट भी हो सकता है, वर्जिन भी हो सकता है। वर्जिन होता है जैसे पेड़ के पत्ते हो गए, है ना। वेस्ट होता है जैसे किसी भी फॉर्म में वेस्ट, राइट। इवन आपका जो सॉलिड वेस्ट होता है ना, आपका जो सीवेज होता है, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं हम इसमें। तो जब इसकी बायोमास की या वेस्ट या वर्जिन बायोमास की पायरोलाइसिस होती है तो हमारे पास ना बायोचार बनता है। पायरोलाइसिस होता है हाई टेम्परेचर पर हम हीट करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में उसका लाइसिस हो जाता है, वो टूट जाता है। अदरवाइज अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी और हाई टेम्परेचर में हम हीट करेंगे तो क्या होगा, तो कंबशन हो जाएगी, है ना। तो पायरोलाइसिस बिल्कुल ही उल्टा है, हाई टेम्परेचर पर आप एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हो तो आपके पास बायोचार, बायो ऑयल और सिन गैस बनता है। ये 3 कंपोनेंट्स बनते हैं। सिन गैस is CO plus H2। ठीक है, अब यहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं कि CO कैसे बन रहा है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है। तो ऑर्गेनिक बायोमास जो होता है उसमें खुद भी तो ऑर्गेनिक बायोमास CHO का ही बना है, यही तो 3 एलिमेंट्स है, तो उसका O से सिन गैस बन जाता है। तो इसलिए पायरोलाइसिस जब हम करते हैं बायोमास की तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं। तो उनमें से एक बायोचार भी है, और बायोचार को ना हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि वो
एक तो प्लांट्स की वैसे ही वाटर रिटेंशन बढ़ाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लेगूम्स जो है ना वो और ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लेगूम्स की नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी बढ़ाता है बायोचार, ठीक है। और पायरोलाइसिस ऑफ वेस्ट बायोमास एट कम्युनिटी लेवल इज़ बीइंग कैरिड आउट इन द फॉर्म ऑफ बायोट्रिक। ये भी एक रिसेंटली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अब देखो नेचुरल तो ये हो गया, बट अगर प्लांट्स नेचुरली नहीं कर पा रहे नाइट्रोजन फिक्सेशन तो हम फर्टिलाइजर्स उनको प्रोवाइड कर देते हैं। अब जो सबसे कॉमन फर्टिलाइज़र है नाइट्रोजन का वो है यूरिया, है ना। केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र वाइट कलर का होता है और नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। अब जब भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स की बात आती है ना, एक कॉन्सेप्ट आता है नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी। नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी होता है आपने प्लांट्स को कितना फर्टिलाइज़र दिया और हार्वेस्ट के टाइम में उनमें कितना नाइट्रोजन था। पॉइंट सिर्फ इतना है कि कितना नाइट्रोजन प्लांट्स ने अब्जॉर्ब किया और कितना बह गया, ठीक है। लीचिंग हो गई उसकी, वाटर बॉडीज़ में चला गया, या वॉलेटिलाइज हो गया टू फॉर्म N2O नाइट्रस ऑक्साइड, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। और नाइट्रस ऑक्साइड का जो मेजर रीज़न है ना उसके बढ़ने का, वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स या एग्रीकल्चर ही है। खैर, अगेन कमिंग बैक टू दिस, तो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी ना लिमिटेड ही होती है। जैसे 33% हम नॉर्मली लेके चलते हैं फर्टिलाइजर्स आपने अप्लाई किए, जैसे 100 यूनिट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आपने अप्लाई किया ना, तो सिर्फ 33% ही प्लांट ने अब्जॉर्ब किया, बाकी वेस्ट हो गया। और अगर आप 200 यूनिट्स करोगे तो वो 66 ही अब्जॉर्ब करेगा, समझ रहे हो। तो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी ना फिक्स्ड होती है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्टिलाइजर पे डिपेंड करेगी, टिलेज पे डिपेंड करेगी, सॉइल टाइप पे डिपेंड करेगी, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है, बट लिमिटेड होती है नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी। तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जैसे यूरिया तो आप सबने सुना ही है। अब यूरिया ना गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट्स पे देती थी फार्मर्स को, लेकिन यूरिया ना इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है ना। तो अब उसकी ना बहुत ज़्यादा वो उधर चला जाता था। आप फार्मर्स मतलब उनके ना एक तरह से आप कह लो कि वहाँ से आप लेते थे कि आप फार्मिंग करोगे, लेकिन आप इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर लेते थे, है ना। तो सस्ता पड़ता था, सब्सिडाइज था, इंडस्ट्री वाला तो सब्सिडाइज नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ना यूरिया से वेस्ट भी होता था। तो गवर्नमेंट केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया में ना बहुत फ़ायदे हैं। प्लांट्स की जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के साथ ना नीम ऑयल से उसको कोट कर दिया गया, ठीक है। नीम के सीड का ऑयल होता है, नीम सीड ट्री का सीड ऑयल होता है, उससे उसे कोट कर दिया गया। तो क्या हुआ कि जो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी है वो बढ़ गई, क्योंकि ना स्लोली प्लांट अब्जॉर्ब करता है इससे, तो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और नीम का एक फ़ायदा ये होता है कि उसमें ना इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो आपको इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो फ़ायदा हो गया। और तीसरा फ़ायदा ये हो गया कि नीम कोटेड यूरिया का ना इंडस्ट्री में कोई यूज़ नहीं है, वो सिर्फ एग्रीकल्चर में ही यूज़ होगा। तो वो जो इंडस्ट्रीज़ में वो चला जाता था ना बाईपास होके, है ना, वो रुक गया। तो नीम कोटेड यूरिया के ये फ़ायदे हैं। तो एक नीम कोटेड यूरिया हम की बात करते हैं। उसके बाद हम एक बात करते हैं यूरिया गोल्ड की। अब यूरिया गोल्ड में पता है क्या है, सल्फ़र है, ठीक है। सल्फ़र ऐड कर दिया है हमने, ठीक है। अब यूरिया गोल्ड में हमने ना सल्फ़र ऐड कर दिया, तो सल्फ़र ऐड करने से क्या हुआ, प्लांट्स को सल्फ़र भी मिलना शुरू हो गया, क्योंकि सल्फ़र भी चाहिए होता है प्लांट्स को। तो एक तो प्लांट्स को सल्फ़र मिलना शुरू हो गया, और दूसरी चीज़ है कि उनकी अगेन नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी बढ़ गई, राइट। तो यूरिया गोल्ड इज सल्फ़र, एडिशन ऑफ सल्फ़र। नीम कोटेड यूरिया इज एडिशन ऑफ नीम कोटेड ऑयल, ठीक है। उसके बाद लिक्विड नैनो यूरिया। अब नैनो यूरिया या लिक्विड नैनो यूरिया एक नैनो फर्टिलाइज़र है, मतलब मेड अप ऑफ नैनो पार्टिकल्स। तो इसका भी ना ऑल्टरनेटिव का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि प्लांट्स की जो है नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी को ये बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो तीनों ही देखो नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी को तो बढ़ा ही रहे हैं, राइट। इसका फ़ायदा ये है कि प्लांट्स असिमिलेट बेटर कर पाते हैं, नैनो फर्टिलाइज़र कहते हैं इसे, नैनो पार्टिकल्स की फॉर्म में होता है। नीम कोटेड इंसेक्टिसाइडल भी है ना, इंसेक्टिसाइडल भी है, और एग्रीकल्चर में ही यूज़ होगा। यूरिया गोल्ड सल्फ़र प्रोवाइड कर रहा है। तो तीनों ही नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी को तो बढ़ाती हैं, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इन केस ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, राइट। और अगर हम लिक्विड नैनो यूरिया की बात करें तो इफ़को ने इसको डेवलप किया, विच इज़ वन ऑफ अ वेरी बिग एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया। इफ़को ने इसको डेवलप करा है, राइट। सो दिस इज़ रिगार्डिंग योर नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड लास्ट में देखो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप देखोगे जो अगर आपने रिवाइज नहीं किए हैं तो हमारा रैपिड रिविजन कोर्स है एनवायरनमेंट का, आप उसको ले सकते हो। एंड यू कैन
rapidly revise all the concepts which are out there and which are important for this year's prelims. And आप इसे 2x पे देख सकते हो, और ये भी है कि skip कर सकते हो जो important लगे आपको कि आपके लिए important है उसको आप देख लो, बाकी चीज़ों को आप skip कर सकते हो अगर आपने already पढ़ा हुआ है उसके बारे में. So it's a very good cause. I would highly recommend it even in the last days. Especially simple कारण ये है कि environment का weightage ज़्यादा रहता है और environment से सबको डर बहुत लगता है, तो हमने कोशिश की है कि उसको जितना ज़्यादा हम रिजॉल्व कर पाएँ उतना ज़्यादा करें. और इस पर आप डिस्काउंट भी लगा सकते हैं तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा. 10% ऑफ ले सकते हैं मनमीत का डिस्काउंट लगाकर, या आप सिंपल टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा. 1800890304 इज़ द टोल फ्री नंबर, राइट. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. किसी भी तरह का कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं. देखिए कभी कभी कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे लास्ट टाइम मैंने एक हाइड्रोलिक फेलियर पे वीडियो बनाया था, शायद आई कुडंट कन्वे इट करेक्टली, बट मैंने कमेंट्स में लिख दिया है उसका जो भी पॉइंट था. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखिए, बिकॉज टर्म्स पूछी जाती हैं प्रीलिम्स में, और हाइड्रोलिक फेलियर एंड कार्बन स्टार्वेशन आर द 2 important terms which might get asked in this year's paper, right. So that was all from my end. Thank you so much and all the best for your exam.